नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट अब्दुल जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अपनी सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो इंडियन एयरफोर्स की फिर से एक मैराथन दौड़ की तरफ से आ रही है। MMRCA 2 का RFI जारी हो चुका है, यानी कि मीडियम मल्टी रोड एयरक्राफ्ट। सेकेंड सेशन उसका स्टार्ट हो चुका है। पहला सेशन निरस्त कर दिया गया था मोदी सरकार के द्वारा, उसकी जगह रफेल डायरेक्ट ही खरीद लिया गया था, जो कि 36 रफेल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो अब MMRCA 2 भी लॉन्च कर दिया गया है और वो उस 100 एयरक्राफ्ट के जो टेंडर निकला हुआ था उसको कैंसिल करके अब जारी किया गया है, जिसमें कि F-16 को लेने की बात की गई थी या ग्रिपेन E को लेने की बात की गई थी। इस MMRCA 2 की जो भी शर्तें हैं उसको देखने से ऐसा लगता है कि जो करंट का हमने रफेल खरीदा है, मोदी सरकार ने खरीदा है, कुछ उसी प्रकार की शर्तें इस MMRCA 2 में भी रखी गई हैं। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसका पूरा डिस्कशन हम अभी इस वीडियो में कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने पैसे का ये होने वाला है। तो वो है 9 से 13 बिलियन डॉलर का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होगा। आपको पता होगा S-400 हम 5 बिलियन में लगभग खरीद रहे हैं, तो 2 गुना के लगभग यह पूरा का पूरा प्रोक्योरमेंट होने वाला है और यह विश्व का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट होने वाला है। इसमें जो भी एयरक्राफ्ट है वो 36 महीनों के अंदर शुरुआत हो जानी चाहिए उसकी डिलीवरी की, और 5 साल के बाद उसको भारत में ही बनाने का स्टार्ट हो जाना चाहिए, और 12 साल में जो भारत में बनने वाले एयरक्राफ्ट हैं वो उनकी भी डिलीवरी हो जानी चाहिए। इसमें से 15% जो एयरक्राफ्ट होंगे वो फ्लाईवे कंडीशन में आने चाहिए, जबकि 85 जो एयरक्राफ्ट होंगे वो भारत के अंदर ही बनने चाहिए। इससे पहले MMRCA 1 में HAL को पार्टनरशिप करनी थी किसी बाहर की कंपनी से, पर अब इसमें प्राइवेट कंपनी भी भाग ले सकती है, इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें जो भी एयरक्राफ्ट होंगे उसमें 75% 75% सिंगल सीटर होंगे, जबकि 25% ट्विन सीटर वाले एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। इस RFI को रिस्पॉन्ड करने की जो समय अवधि रखी गई है वो 3 महीनों की रखी गई है, और इसमें लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, डेसॉल्ट, मिग और सैब जैसी कंपनियों के भाग लेने की पूरी संभावनाएं हैं, और 110 एयरक्राफ्ट इस डील के द्वारा खरीदने का प्रयास करेगी भारत सरकार। तो जो रफेल हमने खरीदा है उसकी तरह कौन सी इसमें शर्तें रखी गई हैं, तो वो 75% फ्लीट को हमेशा रेडी रखने की एक शर्त रखी गई है। 10 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कंपनी के द्वारा जो कि एयरक्राफ्ट हमें बेचेगी। जैसे अभी भी रफेल की 75% जो भी खेप होगी वो हमेशा तैयार रहनी चाहिए 10 सालों तक, इस तरह का सुनिश्चित करना होगा डेसॉल्ट को, और लगभग 150 घंटे हर साल हर एयरक्राफ्ट को उड़ने लायक होना चाहिए, यानी कि उसके द्वारा इतने आवर की फ्लाइट जरूर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ एयरक्राफ्ट को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए और कुछ एयरक्राफ्ट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, सभी को रोटेट करना है, और 75% फ्लीट हमेशा तैयार रहनी चाहिए भारत के लिए। तो इन शर्तों को सुनने से ऐसा लगता है कि रफेल का ही बहुत ज्यादा चांस बन रहा है, पर दूसरे एयरक्राफ्ट का भी चांस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एसा रेडार है, इससे पहले 10-15 साल पहले कुछ एयरक्राफ्ट में एसा रेडार नहीं थे, पर रफेल में एसा रेडार थे, तो उसको प्लस पॉइंट था। पर अब बहुत से एयरक्राफ्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम एयरक्राफ्ट में एसा रेडार आ गए हैं, उनकी कंपनियों ने डेवलप कर लिए हैं, तो उनके भी बहुत ज्यादा चांसेस अब बन जाते हैं। इसके अलावा पिछले 10 से 15 सालों में F-35 के अलावा कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं बना है जो 10-15 साल पुराने एयरक्राफ्ट को टक्कर दे सके। तो कुछ उन्हीं एयरक्राफ्ट के फिर से भाग लेने की संभावना है जो कि MMRCA 1 में भाग लिए थे, और उनमें जो विनर था वो रफेल था। बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है कि रफेल ही अब आने वाला है, फिर भी अंतिम मोमेंट में जो अच्छी डील देगा भारत उसी को सेलेक्ट करने का प्रयास करेगा। दोस्तों, अगली खबर हमारी हैकिंग की अफवाह को लेकर आ रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट कल हैक हो गई, ऐसी अफवाह उड़ी थी। असल बात यह है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स की जो 10 इस प्रकार की भारत सरकार की वेबसाइट है, वो सभी वेबसाइट एक साथ डाउन हो गई थी, और कुछ उनमें इस प्रकार का कैरेक्टर सामने आया था जो कि एक चाइनीज कैरेक्टर है। और इसको देखने के बाद लोगों को ऐसा लगा, खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी ऐसा लगा, हमारे रक्षा मंत्री को भी ऐसा लगा कि चाइनीज लोगों ने हमारी वेबसाइट हैक कर ली है, और उन्होंने ट्वीट भी इस चीज को किया था। पर बाद में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और भी अलग अलग जो भी हमारी संस्थाएं हैं उन्होंने इसका पता लगाया, तो उनको किसी भी प्रकार की हैकिंग की संभावना यहाँ पर नहीं दिखी, और केवल ये एक हार्डवेयर फेल्योर है
ऐसा उनका कहना है। और इस चीज को रक्षा मंत्री ने फिर से ट्वीट करके सभी को बताया कि किसी प्रकार की हैकिंग नहीं हुई है, यह केवल और केवल एक हार्डवेयर प्रॉब्लम थी जिसके कारण वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे आम इंसान या हम लोग। तो ऐसा अचानक से दसों के दसों वेबसाइट में क्यों हुआ? मेरा जो मानना है कि एक्चुअल में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स को ऐसा पता लग गया होगा कि हैकिंग हुई है या हैकिंग होने वाली है या उस पर कोई हैकिंग प्लान कर रहा है, कोई टारगेट कर रहा है, तो उसने हो सकता है कि अपना पूरा का पूरा सर्वर बंद कर दिया हो या उसके करेक्टिव एक्शन ले लिए हो और बाद में उनको पता लगा हो कि हैकिंग नहीं हुई है या उससे हम बच गए हैं, या हैकिंग हो भी गई होगी और उस पर कवर अप किया जा रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि यह कोई कवर अप की घटना है, क्योंकि जो भी स्क्रीनशॉट देखने को मिले हैं उसमें किसी भी प्रकार से हैकिंग देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि हैकर्स हमेशा, जैसे कभी कभी पाकिस्तानी हैकर्स हमारी वेबसाइट को हैक कर लेते हैं तो बड़ा बड़ा स्लोगन लिखते हैं, ना कि ऐसी चीजें कर दी जाती हैं कि वेबसाइट नॉट रीचेबल है, वेबसाइट आप नहीं देख सकते हैं, इस तरह की चीजें नहीं होती है। शायद ये करेक्टिव एक्शन होगा जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के द्वारा लिया गया होगा। तो बहरहाल जो भी है, पर भारत सरकार के द्वारा यही कहा गया है कि इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई है, यह केवल और केवल एक टेक्निकल फॉल्ट था, हार्डवेयर फॉल्ट था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। अगली खबर हमारी फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक टाई अप को लेकर आ रही है, एक ऑपरेशन को लेकर आ रही है जिसके तहत 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करने की बात कही गई है और यह काफी सीरियस कोऑपरेशन होने वाला है। 25 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में जो कि बर्लिन एयर शो होगा, वहां पर दोनों के देशों के बीच में यह मसौदा साइन होने वाला है। इस कॉपरेशन का मसौदा साइन होने वाला है। पहले दोनों ही देश अपने अपने रिक्वायरमेंट खुद से बनाएंगी, इसका स्पेसिफिकेशन खुद से बनाएंगी, उसके बाद दोनों को मिलाया जाएगा और उसमें जो कि अच्छे स्पेसिफिकेशन होंगे उनको चुनाव किया जाएगा और उस पर आगे बर्लिन और पेरिस दोनों ही काम करना स्टार्ट कर देंगे। इस कॉपरेशन के थ्रू जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाएगा उसको 2040 तक जो भी डेसॉल्ट की फ्लीट है दोनों ही सेनाओं में या यूरोफाइटर टाइपून की जो भी फ्लीट है उसको रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है। यानी कि 2040 तक इन दोनों ही देशों में और यूरोप के अन्य देशों में नया 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल इन्हीं दोनों देशों के बीच में ऑपरेशन स्टार्ट होगा, पर जैसे जैसे ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे फंड की आवश्यकता होगी, यूरोप के अन्य देशों को भी मिलाया जा सकता है। इसमें कुछ कंपनियां जो कि भाग ले रही हैं, आगे भाग लेंगी, उनका नाम मैं यहां पर बता देता हूं। एयरबस, डेसॉल्ट, थेल्स, MBDA और सैफरन उन कंपनियों में से शामिल होंगी जो कि इन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने में भागीदार होंगी। फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले ने यह भी कहा है कि यूके के साथ जो फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं, फ्रांस और यूके के बीच में एक टाई अप हुआ था जिसमें फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप करने की बात की गई थी, वो इस प्रोग्राम के साथ पैरेलली चलेगा, उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब वो अलग प्लेन डेवलप होगा और यह अलग प्लेन डेवलप होगा। तो हम लोग जो सोच रहे थे मोनोपोली की प्लेन के मामले में, एयरक्राफ्ट के मामले में मोनोपोली केवल और केवल अमेरिका की होगी, लॉकहीड मार्टिन की होगी, तो यूरोपियन देश भी अब अमेरिका को पिछाड़ने के लिए सामने आने लगे हैं और 2040 तक उनको ये उम्मीद है या उनका यह प्रयास रहेगा कि वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करके अपनी सेना में उनको शामिल भी कर ले। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और बोनस खबर एडवांस में आपको जवाब है आपके प्रश्न का, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। कुछ यूट्यूब चैनल आपको ये जरूर बताएंगे कि फालतू के देश के फालतू के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं खुर्रम दस्तगीर खान, उन्होंने स्पुतनिक एक चैनल है जो कि न्यूज प्रोवाइड करता है, रशिया का एक चैनल है, उनको ये कंफर्म किया है कि रशिया के साथ उनको एयर डिफेंस सिस्टम लेने की बात चल रही है। उन्होंने ये कहीं कंफर्म नहीं किया है कि S-400 की बात चल रही है, S-300 की बात चल रही है, S-500 की बात चल रही है। तो उन्होंने कंफर्म किया है और ये भी कहा है कि ये डिफरेंट टाइप का वेपन है, इसको हमारे देश में जरूर होना चाहिए, इसलिए हमने यह प्रस्ताव रशिया के सामने रखा है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि रशिया इसको बेचने को तैयार हो गया है। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि Su-35 भी हम खरीदना चाहते हैं, T-90 टैंक भी खरीदना चाहते हैं और उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि रशिया बेचना चाहता है कि नहीं बेचना चाहता है। तो मेरा उनको जवाब है, एक सिंपल जवाब है, आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि क्या उनको ये पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है और ये कितना ज्यादा हाईटेक चीज है कि कोई भी देश किसी भी देश को ऐसी तरह नहीं बेच देगा। सबसे पहली बात, सबसे पहली प्रॉब्लम एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जो कि पाकिस्तान को नहीं मिल सकता है, अमेरिका है, वो पाकिस्तान को कभी भी ये एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देने लगेगा। जो भी अभी भी
जो कि अभी के सिनारियो है उसको देखते हुए। दूसरी बात, पाकिस्तान के पास उतने पैसे होने चाहिए कि वो रशिया को पे कर सके इस डिफेंस सिस्टम के लिए। जो तीसरी बात, यदि चाइना पाकिस्तान की तरफ से पैसे दे भी देता है तो चाइना नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी आए। और जिस देश को अभी तक रशिया ने T-90 टैंक नहीं बेचे हैं तो वो कैसे ये सोच सकता है कि उसको एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा। तो जितने लोगों से भी आपने खबर सुनी होगी, ये केवल उस नेता के द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है जिसको न्यूज चैनल बता रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल भी आपको बता रहे हैं। तो इसको किसी भी तरह से आप नहीं मान सकते हैं कि बस अब उनको एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम के जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया पे, तो किसी भी देश को अब वो नहीं बेच सकता है। और क्योंकि भारत से उसकी बात ऑलरेडी चल रही है और अमेरिका से आश्वासन मिल चुका है कि हाँ भारत को आप बेच सकते हैं, इस कारण से भारत को वो मिलने वाला है और चाइना को ऑलरेडी मिल चुका है। तो केवल 2 ही ऐसे देश अब आने वाले समय में होने वाले जिनके पास S-400 होने वाला है। तो पाकिस्तान को किसी भी तरह से ये चीज नहीं मिल सकती। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल जाओ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।